Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today I am continuing the discussion of the question paper of Intermediate Statistics for Economics for BA Economics Honors Semester 2 Delhi University 2023 क्वेश्चन पेपर. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं. अब सेकंड क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज की क्लास में. इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए के अंदर भी दो पार्ट्स हैं बेसिकली. एक तो थ्योरी का क्वेश्चन पूछ रहा है और एक डेरिवेशन पूछ रहा है. कह रहे हैं कि हाउ इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग डिफरेंट फ्रॉम जजमेंट सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और जजमेंट सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है, पहली बात ये पूछ रहे हैं. फिर आगे एक वेरिएंस की डेरिवेशन है, वो अभी पढ़ते हैं. देखिए, आपने सैम्पलिंग के बहुत सारे मेथड्स पढ़े. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो एक सिस्टम को फॉलो करता है. वो पहले रैंडमली फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट जो उसको सिलेक्शन करनी है उसका एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करता है, उसके बाद सिस्टमैटिकली आगे चलता है. जैसे उसने कहा, जैसे एग्जिट पोल की बात करते हैं. एग्जिट पोल वाला जो पर्सन है वो सबसे नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसको एक आदमी से बात करनी है, उससे कुछ सवाल पूछने हैं, उसके जवाब नोट करने हैं. कई लोग बाहर निकलेंगे, ठीक है. तो वो ये तय करता है कि मैं जो थर्ड पर्सन आएगा उससे पूछूंगा, फिर उससे मुझे बात करने में कुछ समय लगेगा, फिर 20-20 लोग छोड़ूंगा मैं. थर्ड से पूछूंगा, फिर 23rd से पूछूंगा, फिर 43rd से पूछूंगा, फिर 63rd से पूछूंगा. ऐसे 20-20 लोग छोड़ता जाऊंगा और पूछता जाऊंगा कि आपने किसको वोट दिया, क्यों वोट दिया. कई लोग सीधा नहीं बताते क्यों किसको वोट दिया, तो उनसे घुमा फिरा के सवाल पूछूंगा कि आपको मोदी जी कैसे लगते हैं, आपको केजरीवाल जी कैसे लगते हैं, आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं. घुमा फिरा के सवाल पूछेगा, ठीक है जी. अब उसने ये क्या तय किया, उसने तय किया कि मैं हर 20-20 आदमी छोड़कर, पहला पर्सन रैंडमली सिलेक्ट किया उसने, उसके पीछे कोई उसका लॉजिक नहीं, उसने बस सोच लिया थर्ड से स्टार्ट करूंगा रैंडमली. उसके उसने तय किया हर 20-20 लोग छोड़ के मैं पूछूंगा. 20 इसलिए क्योंकि उसको समय लग रहा है सब चीज़ें रिकॉर्ड करने में. अब यहाँ पे ये जो उसने प्रोसेस फॉलो की, ये एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, ठीक है. इसको बोलते हैं क्या हम, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. और जजमेंट सैम्पलिंग हम उसको बोलते हैं जहाँ पे जो रिसर्चर है उसको अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो सैंपल सिलेक्ट करता है. भाई आप जो है मान लीजिए स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट हैं, आपको स्टॉक मार्केट की बड़ी अच्छी समझ है, गहरी पकड़ है आपके पास, और आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे 20 स्टॉक लाइए जो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, जिनकी वैल्यू में काफ़ी इंक्रीमेंट होने वाला है. अब आप रैंडमली 20 स्टॉक नहीं चुनेंगे, क्योंकि आप एनालिस्ट हैं, आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं. तो आप उसमें डेटा स्टडी करके देखेंगे कौन कौन से वो 20 स्टॉक हैं जिनमें अच्छा पोटेंशियल है आने वाले समय में अच्छी परफॉर्मेंस करने का, वैल्यू इंक्रीमेंट करने का. तो ये आप क्या कर रहे हैं, जजमेंट सैम्पलिंग कर रहे हैं. आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को यूज़ करके सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं. दोनों बातों में फ़र्क है. वैसे तो मैंने ये चीज़ें आपको थ्योरी में लिख के दी हुई हैं सब कुछ, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे दोबारा इसका आंसर एक बार लिख के दिया है ताकि आप इसको समझ पाएँ कि कैसे आंसर प्रेजेंट करना है. जब क्वेश्चन आपसे पूछता है कंपैरिजन करने का, तो हम दो रास्ते हैं, या तो एक टेबल बना दें टी फॉर्म में, ठीक है, या फिर स्टेप बाय स्टेप लिख दें पॉइंट टू पॉइंट. दोनों करने का प्रोसेस यही. पहला पॉइंट डेफिनेशन का है मेरा. फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखी डेफिनेशन, फिर बताया प्रोसेस क्या है, फिर एग्जाम्पल, फिर एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज. इसको टी फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, आपकी चॉइस. अब टी फॉर्म में करेंगे तो पहले यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन, फिर प्रोसेस, इसकी प्रोसेस, उसकी प्रोसेस, फिर उसके बाद फिर आप एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर एडवांटेज दोनों का लिखेंगे, फिर दोनों का लिखेंगे डिसएडवांटेज. वो आपकी चॉइस है आप कैसे आंसर लिखते हैं. तो देखो डेफिनेशन क्या है, अभी मैंने समझा दिया आपको, बस अब पढ़ के बताता हूँ कि मैंने क्या आपको समझाया, उस लिखना क्या है. It is a probability sampling technique where elements are selected from an ordered population at regular intervals. It is a structured process with clear rules, making it objective and free from bias. Structured process है, clear rules हैं, हर 20वें आदमी से पूछूंगा, ठीक है. In this method, elements are selected from population at regular intervals. जैसे मैंने अभी 20वां कहा था, इसमें हर 5th person, 10th person, 12th person, जो भी आप चाहो, वो n इंपॉर्टेंट है. एवरी केथ पर्सन आई विल आस्क, या आई विल पिक एवरी केथ एलिमेंट. जैसे आप देखते हैं ना, प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही होती है, एक बेल्ट चल रही है, बेल्ट के ऊपर गुड्स जो प्रोड्यूस गुड्स हैं बेल्ट पे चलते हुए आ रहे हैं, और एक आदमी खड़ा है, वो देख रहा है कि
ये मेरे को इंस्पेक्शन करना है कि प्रोडक्शन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो अपना मन बनाता है क्या कि मैं हर 10 के बाद एक आइटम उठाऊंगा, उसको चेक करूंगा, उसका वेट चेक करके चेक करूंगा सही से बन रहा है नहीं बन रहा, उसकी फिट एंड फिनिश चेक करूंगा और फिर रख दूंगा वापस। हर 10th आइटम में उठाऊंगा। तो ये जो प्रोसेस है भी क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन एक ऑर्डर में रेंज होनी चाहिए, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट रेंडमली चूज करना है। जैसे मैंने कहा 3rd पर्सन से आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो रेंडम है। आप 5th से करिए, 10th से करिए, 11th से करिए, 12th से करिए, आप 1st से करिए, वो रेंडम है। उसके बाद आपको एवरी kth एलिमेंट सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने कहा था आपको हर 20वां आदमी चुनना है, और के निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, पॉपुलेशन साइज अगर आपको पता है तो पॉपुलेशन साइज और जितना आपको सैंपल लेना है अपॉन सैंपल साइज करके आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल, मैंने एग्जांपल बोला भी था आपको एग्जिट पोल वाला। यहाँ पे एक सर्वे है 100 स्टूडेंट्स का 1000 में से, तो पॉपुलेशन साइज 1000 है, सैंपल साइज 100 का है, तो 1000 बाय 110 होता है, तो हर 10th स्टूडेंट को आप पिक करेंगे। ये निकल गया आपका, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि देखो इसमें कोई सिलेक्शन बायस नहीं है, आपने किसी तरह कोई बायस नहीं रखा, हर 10th पर्सन को, हर 20th पर्सन को, हर 5th पर्सन को आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो बायस कुछ नहीं है यहाँ पे। इनहेरेंट बायस हो सकता है, अभी बताता हूँ कैसे। आपके सिलेक्शन प्रोसेस में बायस नहीं है, लेकिन डेटा में इनहेरेंट बायस हो सकता है, अभी बताता हूँ कैसे। तो ये सिंपल मेथड है और पूरी पॉपुलेशन कवर करता है और सिलेक्शन बायस को हटाता है, मगर डेटा में एक इनहेरेंट बायस हो सकता है। कैन बी ससेप्टेबल टू बायस इफ देयर इज सिस्टमैटिक पैटर्न पॉपुलेशन। सोचो 3 पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं, पार्टी ए, पार्टी बी और पार्टी सी। आप ये मत कहना कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस है, मैंने ऐसा नहीं कहा है, ठीक है। मैंने ABC कहा है कि 3 दल जो है चुनाव लड़ रहे हैं, ABC। और एक ये संयोग है, ऐसा बस हो गया किसी वजह से, एक डेटा में एक ऐसा पैटर्न बन गया क्या कि हर 20th पर्सन जो है वो C का वोटर है, यानी 3rd पर्सन C का वोटर है, फिर 23rd पर्सन C का वोटर है, फिर 43rd पर्सन C का वोटर है, फिर 63rd पर्सन C का वोटर है। ये चांस था, कोइंसिडेंस, संयोग, और आपने भी बाई चांस यही चुना। तो जितने लोग आपको मिले सब ने क्या कहा आपको कि हमने पार्टी सी को वोट किया है, हमको पार्टी सी बहुत पसंद है। आपने 1000 लोगों से मुलाकात की, 1000 के 1000 लोग ने आपको बोला कि हमने सी को वोट किया है, और लोग बाहर निकले कितने होंगे? आपने तो हर 20 में से एक चुना है, 20 टाइम्स 20,000 लोग वोट करके गए, आपने उनमें से 1000 से बात की, वो 1000 कह रहे हैं हमने सी को वोट किया है, और चांस है कि वो सिर्फ उन्हीं 1000 ने सी को वोट किया था। बाकी के 19,000 में से मान लो 10,000 ने इनको वोट कर दिया और बाकी ने इनको वोट कर दिया, तो पार्टी बी जीत गई। आपने क्या प्रेडिक्शन किया शाम को बैठ के कि सी जीतने वाली है भैया, बड़े भारी बहुमत से सी की सरकार बनने वाली है, लेकिन हो क्या गया, जब रिजल्ट आया तो पार्टी बी जीत गई। फिर लोग शोर मचाने लगे, ईवीएम हैक हो गई। अब हुआ क्या है यहां पर? यहां पे हुआ यह है कि आपका जो डेटा है वो एक बायस का शिकार हो गया अनचाहे, और ये बायस क्या है? ये बायस है सिस्टमैटिक पैटर्न। उस डेटा में एक सिस्टमैटिक पैटर्न था और अनजाने में आप उस सिस्टमैटिक पैटर्न का शिकार हो गए। ऐसा संभव है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। मानो सबके सब ना हो, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ऐसा हो सकता है कि आप जिस पैटर्न पे चल रहे हैं उसी पैटर्न पे वोटर भी चल रहे हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो बायस्ड हो गया, आपका रिजल्ट गलत आएगा। ये पॉसिबल है। क्या इसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम है, इट इज़ वेरी लेस प्रॉबेबल, बट पॉसिबिलिटी की जब बात करेंगे तो पॉसिबल है, तो लिख सकते हैं ऑल्दो इट इज़ वेरी लेस प्रोबेबल। ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं वहाँ पे, जो मैंने एग्जांपल दिया आप ABC लिख के कोट कर सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ वेरी लेस प्रोबेबल बट इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अगला मैंने बताया आपको क्या है, अगला है जजमेंट सैम्पलिंग। अब जजमेंट में क्या है सर, आपको अपना ज्ञान प्रदर्शन करना है, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस। जो रिसर्चर अपने ज्ञान, अपने नॉलेज से रिसर्च करके डेटा इकट्ठा करता है। This is a non-probability sampling method where researcher selects participants based on their own judgment
अबाउट हु वुड बी मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव और रिलेवेंट टू द स्टडी। इट इज सब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव था, मतलब वहां पे कोई बायस नहीं था, यहाँ बायस है। आपको आप फुटबॉल कोच बन गए सर, आपको प्लेयर चुनने हैं टीम के लिए, आप किनको चुनोगे? जिनको खेलना ही नहीं आता? नहीं, आप तुमको चुनोगे जिनको खेलना आता है, जिनको आप जानते रहे ये अच्छा खेलता है इसको ले लो, ये अच्छा खेलता है इसको ले लो। तो बायस हो गया ना आपका। मैं अच्छा खेलता हूं, आपको नहीं पता मैं अच्छा खेलता हूं, लेकिन आपको नहीं पता, आप जज हो, आप मुझे लोगे ही नहीं, बायस हो गया। क्योंकि आप तो उन्हीं को लोगे जिनको आप जानते हो कि ये अच्छे प्लेयर हैं, इनको लेना है। बायस का शिकार हो गया डेटा। तो इट इज सब्जेक्टिव एंड रिलाइज ऑन रिसर्चर्स एक्सपर्टाइज बट कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस बायस। तो इसमें क्या, रिसर्चर को एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, जैसे फुटबॉल टीम बनानी है तो अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी होने चाहिए, स्टॉक मार्केट में आपको पोर्टफोलियो बनाने तो अच्छे स्टॉक होने चाहिए, इस तरह से आप बनाएंगे। और जो इंडिविजुअल्स जो डेटा उसको बेस्ट फिट करते हैं क्राइटेरिया, उनको चुन लेगा वो। जैसे एक रिसर्चर जो है अगर कैंसर पे स्टडी कर रहा है तो वो उन्हीं हॉस्पिटल में जाएगा जहाँ कैंसर पेशेंट ज़्यादा आते हैं। एक रिसर्चर अगर एआई पे स्टडी कर रहा है तो वो एआई स्पेशलिस्ट को सिलेक्ट करेगा अपनी टीम के अंदर। फुटबॉल टीम का एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, ये तब यूज़फुल होगा सर अगर आपको क्विकर और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड चाहिए। आपको ऐसा मेथड चाहिए जो क्विकर हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, और जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है प्रोसेस की वो खुद बायस्ड हो, रिक्वायरमेंट ही बायस्ड हो। यानी आपको वो प्लेयर चाहिए जो अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, आपको वो लोग चाहिए जिनको एआई की नॉलेज है। आपको अगर कैंसर पेशेंट स्टडी करना है तो कैंसर पेशेंट्स ही तो चाहिए होंगे, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यूजफुल हो सकता है। यानी इट इज़ यूजफुल व्हेन स्टडिंग अ स्पेसिफिक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन विद रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब आपको एक स्पेशल फीचर चाहिए तो आपको ये मेथड फॉलो करना चाहिए। डिसएडवांटेज है, हाईली सब्जेक्टिव है और प्रोन टू रिसर्चर बायस है, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन जनरलाइज नहीं करता। मैंने बताया था ना, मुझे फुटबॉल खेलनी आती है सर, आपने लिया नहीं मुझे टीम में, आपकी टीम मैच हार गई तो मैं क्या बोलूँगा, सर मेरे को लेते तो जीत जाते, मेरे को तो खेलना आता था, आपको पता ही नहीं था, मैं कहता रह गया ले लो टीम में, लिया नहीं। खैर मुझे फुटबॉल खेलनी नहीं आती, ठीक है। मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, बोलने के लिए बोल रहा हूँ खाली, समझ गए जी बात को। तो ये प्रोसेस है, आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है अपना, क्लियर होगी बात। अभी इस ए पार्ट खत्म नहीं, उसमें एक बात और पूछ रहा है, अब ये डेरिवेशन की बात है। अब कह रहा है इफ वेरिएंस ऑफ x1 vx1 इज वेरिएंस ऑफ x1 vx2 इज वेरिएंस ऑफ x2 देन वेरिएंस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? एक्सप्लेन। आपसे पूछता हूं, टॉपिक पढ़ लिया मेरे साथ आपने, बढ़िया से पढ़ा हुआ है टॉपिक आपने, क्या ये सत्य है, क्या ये सच है, क्या लगता है आपको? जिन जिन्होंने कहा हां उनको वापस जाकर टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है, और जिन जिन्होंने कहा ना उनको वजह बताने की जरूरत है। क्योंकि ये वन वे इंटरेक्शन है, डाउट क्लास में तो वजह मैं सामने पूछ लेता हूं, ये वन वे इंटरेक्शन है। आप वजह लिख लीजिए अपने पास कॉपी में कि क्यों आपने ना कहा, क्यों गलत कहा, लिख लीजिए, बताता हूं। देखो भाई, वेरिएंस ऑफ ax1 माइनस bx2 यही है ना, वेरिएंस ऑफ ax1 माइनस bx2, ये मालूम करना है मुझको, ठीक है। तो मैं कहता हूं लेट y इज इक्वल टू ax1 माइनस bx2। तो e ऑफ y क्या होगा सर? e ऑफ y होगा e ऑफ ax1 माइनस bx2, यानी a टाइम्स e ऑफ x1 माइनस b टाइम्स e ऑफ x2, यही होगा। अब वेरिएंस ऑफ y होता है e ऑफ y माइनस ई वाई का होल स्क्वायर, यही होता है, ध्यान है आपको, ठीक है जी। तो ये होगा e ऑफ y, क्या है, y है ax1 माइनस bx2 माइनस e ऑफ y क्या निकाला आपने, ये निकाला है a ऑफ ex1 माइनस b ऑफ ex2। सो इट इज e ऑफ ax1 माइनस bx2 माइनस a टाइम्स e ऑफ x1 माइनस माइनस प्लस b टाइम्स e ऑफ x2। तो e ऑफ
इन दोनों में से अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, a टाइम्स x1 माइनस ई ऑफ x1, और इन दोनों में से अगर मैं माइनस b कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, b टाइम्स x2 माइनस ई ऑफ x2। और ये ओहो, और ये बाबा स्क्वायर लिखने से रह गया, कौन सी हटा दे रही है, उड़ी बाबा स्क्वायर लिखने से रह गया। ठीक है, अब आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, मालूम है आपको ना? बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वेरी गुड। चलो जी, ए स्क्वायर यानी ए के साथ x1 माइनस ई x1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ x2 माइनस ई x2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab x1 माइनस ई x1 x2 माइनस ई x2। एक्सपेंशन मैं एक्सपेक्टेड टर्म को एक्सपेंड करता हूँ तो ए स्क्वायर टाइम्स x1 माइनस ई x1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स x2 माइनस ई x2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab टाइम्स ई ऑफ x1 माइनस ई x1 x2 माइनस ई x2। ठीक है बच्चों, अभी क्या है देखो, व्हाट इज दिस, ओहो ई लिखने से रह गया, यहाँ पे यहाँ ई लिखने से रह गया। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है वेरिएंस ऑफ x1, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस ये क्या है, ये है बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2, और ये क्या है, यह है कोवेरिएंस x1 x2, तो माइनस 2ab कोवेरिएंस x1 कॉमा x2। तो ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला किसका, वेरिएंस ऑफ x1 a x1 माइनस b x2 का। ठीक है, सो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ a x1 माइनस b x2 इज इक्वल टू a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 माइनस 2ab covariance x1 x2। therefore the given statement is incorrect। तो हमने इस बात को सिर्फ बोला ही नहीं कि ये इनकरेक्ट है, हमने इस बात को जस्टिफाई भी किया, कुछ जस्टिफाई करने को उसने कहा था, एक्सप्लेन करने को उसने कहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बी पार्ट, द टीचर ऑफ एन इकोनॉमिक्स क्लास ऑफ 35 knows that the time needed to evaluate a randomly chosen first year paper is random variable with mean value 4 and standard deviation 3. If evaluation time are independent and teacher starts evaluation at 5:30 p.m. evaluates continuously, what is the probability that she completes evaluation before 8 p.m. dinner starts? ये क्वेश्चन आपकी रीडिंग में था जेएल डेवोर में, वहाँ पे न्यूज़ वाला था कि शाम को चेक करना है, रात को न्यूज़ आनी, न्यूज़ आने से पहले उसको पेपर ख़त्म करना है। इन दोनों क्वेश्चंस में एक चीज़ समझने वाली है जो ए पार्ट और बी पार्ट में है। देखो, ए पार्ट जब हमने सॉल्व किया तो हमने कहा एंड में कोवेरिएंस आ रहा है, और अगर क्वेश्चन ये कह देता है ए पार्ट में कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर वो इंडिपेंडेंट होते तो कोवेरिएंस 0 ही होता उनका, और कोवेरिएंस 0 होता तो ये फॉर्मूला फिर सही बन जाता, इतना वाला। वहाँ पे अगर क्वेश्चन कहता कि इंडिपेंडेंट हैं तो हम कहते फॉर्मूला पहले ये लिखते, डेरिवेशन देते, फिर कहते क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 है, इसलिए ये बात सही हो जाती। अगर वो इंडिपेंडेंट कहता तो वहाँ नहीं कहा था, ए पार्ट में नहीं कहा, बी में कहा है। बी में क्या है, इवैल्यूएशन टाइम्स आर इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे जो टाइम्स के बीच में कोवेरिएंस होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो अब यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स हैं, सैम्पल साइज 35 हो गया, और मीन जो है वो है 4 मिनट और स्टैंडर्ड डिवीएशन है 3 मिनट्स। तो ई ऑफ टी आई, वेरिएबल में टी ले लेता हूँ, टाइम है, ई ऑफ टी आई इज 4 मिनट्स एंड वेरिएंस ऑफ, सॉरी, एस डी ऑफ टी आई है, एस डी ऑफ टी आई इज 3 मिनट्स, यानी ऐसा कह सकता हूँ वेरिएंस ऑफ टी आई इज 3 का स्क्वायर 9 मिनट्स। अब क्योंकि मीन वेरिएंस जो है ये मिनट्स की फॉर्म में, तो डेटा मुझे मिनट्स की फॉर्म में चाहिए। अब जो टीचर हैं, ये टीचर महोदय कितने बजे पेपर स्टार्ट करेंगे चेक करना, 5:30 बजे,
और कितने बजे खाना खाना है, 8 बजे, तो उसके बीच में कितने मिनट का समय है? टाइम फ्रॉम 5:30 PM टू 8 PM, भाई 2.5 आवर्स है, तो 120 आवर्स 2 घंटे के हो गए, 30 मिनट्स 120 मिनट्स 2 घंटे के हो गए, 30 मिनट्स अलग से आ गए, तो 150 मिनट्स। अब देखो मेरा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है T1 प्लस T2 प्लस अप टू T35, उसको 35 पेपर चेक करने हैं। तो इनका मीन क्या होगा? मीन होगा ET इज इक्वल टू ET1 प्लस ET2 प्लस अप टू ET35। ETI4 है, तो ये होगा क्या? 4 प्लस 4 प्लस 35 टाइम्स, यानी 4 इंटू 35 140, तो ET तो 140 हो गया। वेरिएंस ऑफ T क्या होगा सर? वेरिएंस ऑफ T होगा वेरिएंस ऑफ T1 प्लस T2 प्लस अप टू T35। वैसे तो अभी पढ़ा आपने फॉर्मूला वेरिएंस का, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ T1 प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ T2 प्लस सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ T3 प्लस सो ऑन, और प्लस है तो साथ में प्लस कोवेरियंसेस भी आने चाहिए थे, बट क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस Ti Tj 0 होगा। दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T1 प्लस वेरिएंस ऑफ T2 प्लस अप टू वेरिएंस ऑफ T35। मैं यहाँ पे रीज़न लिखूंगा क्या? मैं रीज़न लिखूंगा बिकॉज सैम्पल्स आर इंडिपेंडेंट, सो कोवेरियंस Ti Tj इज 0, उनके कोवेरियंस 0 होंगे। वेरिएंस कितना है सर? वेरिएंस है 9, सो ये होगा 9 प्लस 9 प्लस 35 टाइम्स 9, यानी 9 इंटू 35, 45 5 4 27 प्लस 4 31 315, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ T क्या होगा? अंडर रूट 315। तो सर अंडर रूट 315 मैं कैलकुलेटर पे निकाल लेता हूँ एक बार के लिए। रूट अंडर 315, इट कम्स आउट टू 17.74823, ऐसे बढ़ा रहा है, 17.75 कर लेता हूँ, 17.75। अब आपको क्या चाहिए? आप चाहते हैं कि 150 मिनट्स के अंदर अंदर जो हमारे टीचर साहब हैं फ्री हो जाएं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी T लेस देन इक्वल टू 140, यानी प्रोबेबिलिटी Z क्या होता है? Z होता है T माइनस ET अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ T, ठीक है? तो 140 T माइनस या ऐसे मैं Z लिखना भूल गया, सॉरी, Z लेस देन T माइनस ET अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ T, यानी प्रोबेबिलिटी Z लेस देन T है 150 माइनस ET है 140, मैंने मिस्टेक कर दी ना, मैंने 150 मिनट्स है, सॉरी, ये 150, तो 150 मैंने वही कहा, ये कि मैंने 150 यहाँ लिख के 140 लिख के 150 क्यों लिखे? यहाँ पे तो ध्यान है ऊपर 150 है, एक 150 मिनट्स मैंने निकाला था, अपॉन SD आ रहा है कितना? 17.75, यानी प्रोबेबिलिटी Z लेस देन इक्वल टू 10/17.75। देखो जिसको भी देख लेते हैं, 10 डिवाइड बाय 17.75, 0.5633, तो 0.56 ले लेता हूँ, यानी इट इज 0.56। नॉर्मल टेबल में जाके देखनी वैल्यू 5.56, टेबल क्वेश्चन पेपर में प्रिंट होके आती है, ठीक है? यहाँ पे भी आएगा, पता नहीं, मेरे को एक बच्चे ने भेजा पेपर में, देखा नहीं एंड में है कि नहीं, मैंने अपने पास से टेबल खोल दिए, मुझे चाहिए 0.56, है ना? तो 0.5 अंडर 6, दिस इज द वैल्यू 0.71226, 0.71226 और अप्रॉक्सीमेटली 0.7123। तो 71% के आसपास चांस है कि हमारे जो अध्यापक महोदय हैं
और टीचर विल गेट फ्री बिफोर 8 PM, खाने से पहले फ्री हो जाएंगे, इसका चांस कितना है 71%। ये प्रॉबिलिटी है कि वो इससे पहले फ्री हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। इसमें 2 पार्ट से, ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें 2 पार्ट से। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे अनेकों क्वेश्चन क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। मुझे उम्मीद तो यही है कि आपको क्वेश्चन पहले से आते होंगे। फिर भी जिन बच्चों को नहीं ध्यान था, मैंने उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। कोई क्वेरी हो, कोई बात ऐसी हो जो आपको पता नहीं चली है, तो डाउट क्लास में मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू।